हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, 10 बजे जो आपकी क्लास होती थी वो आपकी होती थी पेपर वन की, और उसके उसके बाद स्टार्ट हुआ आपका पेपर टू। तो आपका जो पेपर वन है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, पेपर वन जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बहुविकल्पी प्रश्न भी करा दिए गए हैं और आज से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराए जाएंगे। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाएं। वहां पे आपको पेपर वन का नोट्स और पेपर टू का नोट्स प्रोवाइड कर दिया गया है। और आपके दीपावली के बाद इंग्लिश की नोट्स, मैथ की नोट्स और साइंस की नोट्स, ये तीनों नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जितने बच्चे अभी चैनल पे नए हैं, जो चैनल पे नहीं जुड़े हैं, वो सभी बच्चे टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाइए। आपको वहां पे बिल्कुल फ्री में नोट्स मिलेंगे। जो भी चीजें आपको, जितनी भी जरूरी चीजें होंगी, वो सभी आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो चलिए फिर अब आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आपके जो पेपर वन है, यानी कि आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पाठन लेखन क्षमता का विकास। तो इसमें आज हम लोग इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, आप सभी को पता है फेस्टिवल स्टार्ट हो गए हैं, आप लोगों का दीपावली वगैरह है। तो उस बीच आप लोग बहुत व्यस्त होंगे, इस वजह से हम लोग यहाँ पे सिलेबस नहीं करा रहे हैं। ठीक, सिलेबस नहीं करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यानी राजन सीरीज के क्वेश्चंस करा दिए जा रहे हैं, ताकि आप लोग मतलब 1 घंटे का टाइम निकाल के पढ़ ले, है ना। और उसके बाद अगर हम बात कर ले, तो 31 को, है ना, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर को आपकी आपकी क्लासेस नहीं होंगे। ठीक है, प्लस आपको संडे का भाई दूज है, तो उस दिन भी आपकी क्लासेस नहीं होंगी। उसके बाद बाकी जितनी भी क्लासेस हैं वो आपकी होंगी। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज जो है हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। और एक बात और, जितने बच्चे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने प्रीवियस जितनी भी क्लासेस चल चुकी हैं, अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। वहां से आप लोग अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग जरूरी काम कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर वन पे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि आपका जो पेपर वन है, यानी आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित का विकास, तो इसमें आपको जो है पढ़ना है किसके बारे में? हिंदी प्लस मैथ। ठीक, मैथ का बिल्कुल बेसिक आपको पढ़ना है और हिंदी का आपको ग्रामर का पोर्शन पढ़ना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफ नहीं लगता है, क्योंकि आप लोग इसको 3 सेमेस्टर में पढ़े होते हैं और यहाँ पे एक तरह का आपका रिविजन हो जाता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आप सभी को पता है, भाषा में जब हम कहीं पे थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं? विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। भाषा या फिर आपका वाक्य जो होता है, वहां पे जब हम थोड़ी देर के लिए आराम लेते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं, तो वहां पे हमारा विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपका प्रश्नवाचक विराम चिन्ह लगा है, यहाँ पे आपका पूर्ण विराम चिन्ह लगा है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, देखिए ये सभी के सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। गंगा की 4 पर्यायवाची शब्द बताइए। गंगा के 4 पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो देव नदी, भागीरथी, सुरसरिता, मंदाकिनी, ये सभी आपके गंगा की 4 पर्यायवाची शब्द है। एक एक नंबर का है, तो जिस बच्चे को सटीक आंसर पता होगा उसका 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा। आप लोग लघु उत्तरी में 2 नंबर में आप कुछ बना के लिख सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया है गंगा का पर्यायवाची, तो जो सटीक आंसर होगा वो आप लिखेंगे, तभी आपको 1 नंबर मिलेगा, है ना। अब 50 नंबर का जो प्रश्न पत्र होता है, वहां से आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं और वहां से आपका परसेंटेज अच्छा बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ रहा है, तुकांत शब्द क्या है? ठीक, तुकांत शब्द क्या है, या फिर तुकांत शब्द से आप क्या समझते हैं? तो देखिएगा, तुकांत शब्द वे शब्द होते हैं ना, जिनके अंतिम जो वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, वो समान होते हैं। जैसे रहन सहन, है ना, मिलना जुलना, यहाँ पे जैसे हन हन, रहन में हन और सहन में हन, ये दोनों क्या है? बिल्कुल मैच कर रहा है ना। मिलना जुलना, लना यलना, है ना, ये दोनों जहां जहां पे क्या होता है, तुकांत शब्द वे होते हैं जिनके अंतिम जो अक्षर होते हैं वो बिल्कुल मिलते हैं, समान होते हैं, वही आपके तुकांत शब्द कहलाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए तुकांत शब्द 20 में भी पूछ 21 में पूछा है, 22 में पूछा है। अगला प्रश्न है, आरोही क्रम व अवरोही क्रम में क्या अंतर है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आरोही क्रम व
अवरोही क्रम में क्या अंतर है? ठीक। तो जब दो या दो से अधिक भिन्नों को बढ़ते क्रम में रखा जाता है, तब भिन्नों को, इस क्रम को क्या कहते हैं? आरोही क्रम कहते हैं। ठीक। जब दो या दो से अधिक बिंदुओं को घटते क्रम में रखा जाता है तो अवरोही क्रम कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब बढ़ते हुए क्रम में रहेगा, ठीक, जैसे एक दो तीन चार पांच, तो ये आपका क्या है? आरोही क्रम है। ठीक। और जब आपका जैसे पांच हो गया, चार हो गया, तीन हो गया, दो हो गया, एक, ये घटते हुए क्रम में जब रहेगा तो वो आपका अवरोही क्रम कहलाएगा। बात आई समझ में? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गुणक किसे कहते हैं? ठीक है। गुणक किसे कहते हैं? तो गुणक एक ऐसा कारक है जो किसी अन्य चीज के आधार मूल्य को क्या कर देता है? बढ़ाता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आपका, द्विज शब्द किसे कहते हैं? तो द्विज शब्द का अर्थ एक से दो बार प्रयोग आने वाला शब्द होता है। आपको पढ़ाया गया है द्विज शब्द क्या होता है। तो द्विज शब्द क्या होता है? इसका अर्थ होता है एक से दो बार प्रयोग आने वाला शब्द। ठीक। इसका एग्जाम्पल आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि द्विज शब्द का एग्जाम्पल क्या है। ठीक। चलिए देखते हैं फिर आप लोगों का कितना अभी तैयार है। अगला प्रश्न है आपका, लिपि किसे कहते हैं? ठीक। लिपि किसे कहते हैं? तो किसी भी भाषा की जो लिखावट होती है या उस भाषा का जो लिखने का ढंग होता है, वही आपकी क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। ये भी बताइए कि हमारी लिपि क्या है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? आपका सह अभाज्य संख्याएं आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सह अभाज्य को अगर हम बात करें इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक। क्या बोलते हैं? क्रो प्राइम नंबर। ठीक। यानी सह अभाज्य संख्याएं, तो दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच यदि अधिकतम उभयनिष्ठ अर्थात वे संख्याएं सह अभाज्य कहलाती है। सह अभाज्य मतलब आपका क्या होगा यहाँ पे? ऐसे ग्रुप में, यानी दो कॉमन रहेगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसे आपके जो है दो संख्याओं के बीच में, तीन संख्याओं के बीच में जब कोई आपका जो है सबसे बड़ी संख्या से, जैसे आपका पता होगा, ये आपका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ये दो है, ठीक, ये तीन है। ठीक है। ये आपका, इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया, ये दो है, ये तीन है। तो इसका अगर हम करेंगे तो एक, है ना, एक मिनट, दो जो है वो एक से कटेगा और स्वयं की संख्या से कटेगा। तीन जो है वो एक से कटेगा और स्वयं की संख्या से कटेगा। अब हमें इसका अभाज्य संख्या निकालना है, तो हम ये देखेंगे, इसमें अगर हम देखें तो एक, दो, एक इसमें भी कॉमन है, एक इसमें भी कॉमन है। तो अगर हम बात करें तो इनका जो को प्राइम नंबर होगा, एचसीएफ जो है वो आपका क्या होता है? एक, एक होता है ना। यही आपका क्या है? को प्राइम नंबर है। कहने का मतलब ये है कि दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच, यानी कि ये दो तीन है, ये दो या दो से अधिक संख्या है, इनके बीच जो कॉमन होगा, ठीक, जो आपका कॉमन होगा, वही आपका क्या कहलाएगा? वही आपकी संख्याएं क्या कहलाएगी? सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक। जैसे दो का अगर हम करेंगे तो ये एक से कटता है, दो से कटता है, तीन को देखेंगे तो एक से कटता है, तीन से कटता है। अब उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन। अगर हम इसमें कॉमन देखें तो एक हमारा कॉमन है, तो यही हमारा सह अभाज्य संख्या है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, 40 पुस्तकों को 6 विद्यार्थियों में समान रूप से वितरित करने पर कितनी पुस्तकें शेष बचेंगी? तो इतना तो हम, मेरे आपके पास एक नंबर का एक प्रश्न है, आपको पता है 2 घंटे का प्रश्न होता है, और सभी क्वेश्चन को मैनेज करना कितना टफ होता है। तो इतना लंबा अगर आप लिखेंगे तो 2 नंबर आपके चले जाएंगे, है ना, कोई मतलब नहीं है। आराम से क्या करिए, आपको पता है भाग विधि इसमें लगेगा, 6 विद्यार्थी हैं, 40 पुस्तकें, फटाक से आप क्या करिए, भाग दे दीजिए, है ना। तो 6 6 जा 36 हो जाएगा आपका। 10 में 6 गया 4, ये 4 पुस्तकें शेष बचेंगी, है ना, 4 पुस्तकें आपकी शेष बचेंगी और 6 विद्यार्थियों को समान रूप से पुस्तक मिल गई। ठीक है। एक क्या 2 सेकंड का काम है बस। इतना लंबा आप लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अगला प्रश्न है आपका, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो सिंपल सा है कि अपरिमेय अपरिमेय संख्याएं वह वास्तविक संख्याएं होती हैं जो परिमेय नहीं होती है, अर्थात जिसे हम क्या करते हैं, पी बाई क्यू के रूप में
व्यक्त नहीं कर सकते हैं वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है, यानी जिसको हम p बाई क्यू के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं वो हमारा अपरिमेय संख्याएं होता है। p और q क्या है? आपका एक पूर्णांक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, काव्य का क्या अभिप्राय है? कि काव्य का क्या अभिप्राय है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिएगा, काव्य वह रचना है जिससे चित्त किसी रस या मनोवेग से पूर्ण हो, अर्थात वह चुने शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोवेगों का प्रभाव डाला जाता है। काव्य क्या होता है? काव्य एक रचना होती है जिसमें क्या होते हैं, रस होते हैं, है ना, जिसको सुनने में थोड़ा आनंद मिलता है। और काव्य की रचना कैसे होती? कल्पना करके होती है। ठीक है, बात आई समझ में? चल बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान बताइए। इसका 6 का स्थानीय मान 6 ही होगा, और इसका जो स्थानीय मान है 6 है, और इसके बाद कितनी जितनी संख्याएं होती उतनी हम यहाँ पे जीरो लगा देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, गणित शिक्षा के दो लक्ष्य बताइए, यानी कि जो मैथ है उसको पढ़ाने के दो लक्ष्य बताइए। तो पहला लक्ष्य तो यही है कि बच्चों को क्या हो, संख्याओं का ज्ञान हो, ठीक। और दूसरा ये है कि तर्क करने की क्षमता बढ़ती है, तर्क करने की क्षमता बढ़ती है। जैसे मान लीजिए कहीं पे छोटे बच्चे हैं, उनसे बोला गया है कि हाँ 5 रुपए की इतनी चॉकलेट है, 10 रुपए की कितनी चॉकलेट मिलेगी, तो वहां पे धीरे धीरे बच्चों के अंदर तर्क करने की क्षमता बढ़ती है। अगला प्रश्न है आपका, अयोगवाह के 3 प्रकार लिखिए। आपका जो अयोगवाह है उसके 3 प्रकार लिखना है आपके। तो 3 प्रकार आपके कौन से हैं? अनुस्वार है, अनुनासिक है, और आपका क्या है, विसर्ग है। ठीक है, ये वाला भी मैं आपको चेक करके थोड़ा बताती हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुस्वार, अनुनासिक, और इसको मैं आपको जो है करेक्शन करके बताती हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन का क्या आशय होता है? तो स्पर्श व्यंजन का क्या आशय होता है, ये 17 और 22 में पूछा हुआ है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख द्वार बंद हो जाते हैं तथा इस प्रकार बोले जाते हैं कि हवा उच्चारण स्थानों को क्या करती है, स्पर्श करती है, वे आपके क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, बात अगर हम करें तो जिन व्यंजनों का हम उच्चारण करते समय मुख द्वार क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और इसको हम इस प्रकार बोलते हैं कि जो हवा होता है वो उच्चारण स्थान को क्या करती है, स्पर्श मात्र करती है। यही आपका क्या कहलाता है, स्पर्श व्यंजन कहलाता है। ठीक है, आपके स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल आपकी 25 है। यहाँ पे आपको 12 ही दिया गया है। क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है, और आपका प वर्ग होता है। ये सभी आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है, अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। आपका जो अनुनासिक स्वर है उसको परिभाषित करना है। तो देखिएगा, जब स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं तो उनका रूप साधारण होता है, ठीक। परंतु जब स्वर नाक से बोले जाते हैं तो उनके ऊपर एक चंद्र बिंदु लगाया जाता है, और ऐसे स्वर जिनको हम नाक से बोलते हैं वही हमारा अनुनासिक कहलाता है, ठीक। और आपका ये जो चिन्ह है ये अनुनासिक का चिन्ह है, ठीक। जैसे उंगली, आंधी, ये सभी क्या है, आपके अनुनासिक शब्द है, ठीक। ये आपका अनुनासिक चिन्ह ये है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हलंत। 16 और 22 से पूछा हुआ है। हलंत से आशय ये है कि आधा वर्ण या फिर स्वर रहित वर्ण, ठीक। जब किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखना होता है तो हम हलंत लगाते हैं। जैसे ये आपका क्या है, क है, ठीक। अगर हम इसको तोड़े तो ये आपका इस तरीके से लिख के बनेगा, ठीक है। अगर हम बात करें क, तो आपका क होता है, और क के उच्चारण में स्वर की आवश्यकता पड़ती है। आपको पता है कि व्यंजन के उच्चारण में स्वर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपका क है, इसके नीचे जो आपका हलंत लग गया है इसका मतलब ये है कि इसमें कोई स्वर नहीं है, और ये आपका आधा क है। बात आई समझ में? चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, बहुत ही इजी है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। 16 और 22 में पूछा है, तो आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 वर्ण होते हैं, ठीक।
अगला प्रश्न है च वर्ग की ध्वनियां कितनी है, नाम लिखिए। यानी च आपके वर्ग में, तो च छ ज झ इ है, ये है आपके। अगला प्रश्न है गुणा में कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं, तो आपके गुणा में 3 संक्रियाएं होती, गुणनफल होता है, गुणज होता है और गुणक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 345 में सभी अंकों का स्थानीय मान लिखिए। तो 345 में सभी अंकों का स्थानीय मान लिखना है। तो 5 हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। ठीक है। और 3 का आपका क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। ये आपको तो निकालना आता ही होगा स्थानीय मान, है ना, बहुत इजी है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका विधानवाचक एवं निषेधवाचक वाक्य में क्या अंतर है, उदाहरण देके समझाइए। आपको सभी चीजें पढ़ाई गई हैं, नोट्स में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जो बच्चे क्लास नहीं किए हैं वो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में सारी क्लास है, वहां से क्लास कर लीजिए। नोट्स अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाइए, वहां पे आप एक कमेंट करेंगे आपको नोट्स तुरंत प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हालांकि वहां पे आपको नोट्स दे दिया गया है। ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 की नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी गई है। बाकी इंग्लिश की, मैथ की, साइंस की, इन तीनों का नोट्स भी आपको जल्द ही दे दिया जाएगा दीपावली के बाद। अगले प्रश्न पे आते हैं। आपसे पूछ रहा है विधानवाचक और निषेधवाचक में अंतर। तो ध्यान दीजिएगा, विधानवाचक वाक्य क्या होता है, जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने का सामान्य ज्ञान हो उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य का होना पाया जाता है, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह प्रतिदिन योगा करता है, तो इसमें क्या है योगा डेली करता है, काम का करना पाया जा रहा है। दूसरा है लता नाचती है, तो इसमें नाच रही है वो, इसमें नाचने का काम पूरा हो रहा है। तो ये आपका क्या है विधानवाचक वाक्य है। अगर हम बात करेंगे निषेधवाचक तो इसको हम बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस, और विधानवाचक को बोलते हैं इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंस। निषेधवाचक यानी कि जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान हो, यानी जहां पे काम नहीं करने का बोध होता है, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह प्रतिदिन योगा नहीं करता है, यहाँ पे क्या है काम का नहीं करना पाया जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है लता नाचती नहीं है, यहाँ पे क्या है लता नहीं नाच रही, काम नहीं हो रहा है ना। तो ये आपका क्या है निषेधवाचक वाक्य है। चलिए अगला प्रश्न है आपका ध्वनि की आवश्यक मूल तत्व क्या है। तो देखिए अगर हम बात करें तो हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों को कर रहे हैं, 1 नंबर का प्रश्न है। तो अगर आप आंसर में ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व बस स्पष्टता, सार्थकता, शुद्धता, तरंगता, ये 4 लिख देंगे तो भी आपको 1 नंबर मिलेगा। क्योंकि इतना अगर आप लिखेंगे पूरा, या फिर इसके बाद भी एक लाइन अगर आप लिखेंगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा जाएगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेज करना टाइम को बहुत मुश्किल हो जाता है ना। चलिए तो यहाँ पे एज अ नॉलेज देख लेते हैं, क्योंकि क्या पता 2 नंबर में भी ये प्रश्न बन जाए। तो ध्वनि के जो आवश्यक मूल तत्व है वो कौन कौन से हैं। पहला है आपका स्पष्टता। ठीक, पहला है आपका स्पष्टता। तो स्पष्टता का होना ध्वनि श्रवण में अत्यंत क्या है आवश्यक है। ठीक, स्पष्टता का होना ध्वनि श्रवण में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि बोलने में स्पष्टता होगी तो सुनने वाला सुनकर उचित अर्थ ग्रहण कर सकेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो भाषा बोल रहे हैं, जो वाक्य बोल रहे हैं, उसमें स्पष्टता रहेगी, यानी कि जो बोल रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट है, तो सुनने वाले को क्या होगा अच्छा भी लगेगा, और जो आप बोल रहे हैं उसका वो अर्थ आराम से ग्रहण कर सकेगा। ठीक है। दूसरा है आपका सार्थकता। तो सार्थकता क्या है, ध्वनि उच्चारण में ध्यान रखना चाहिए कि वाणी सार्थक हो तथा अनावश्यक ध्वनि विस्तार नहीं होना चाहिए, न ही शब्दों की बार बार आवृत्ति होना चाहिए। वाणी में सार्थकता होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है जब भी आप उच्चारण करें, जब भी आप कोई बात रखिए, तो वहां पे आपकी जो वाणी है वो सार्थक हो। ठीक है, यानी कि बार बार किसी शब्द को आप रिपीट मत करिए। अगला है आपका शुद्धता। तो यह ध्वनि का मूल तत्व है, इसके बिना ध्वनि का अर्थ ही नहीं सिद्ध होता है। ध्वनि का शुद्ध उच्चारण मान्य तथा परिष्कृत होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि शुद्धता यानी कि कोई भी आप अगर कोई भी वाक्य बोल रहे हैं, कोई भी शब्द बोल रहे हैं, तो उसमें शुद्धता होनी चाहिए। ठीक, अगला है आपका तरंगता। ध्वनि में आरोह विरोह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक समान वाचन से श्रोता ऊब जाता है तथा अर्थ ग्रहण की दृष्टि से स्वराघात बलाघात की तरंगता होना आवश्यक है। कहने का मतलब है अगर आप कोई भी
बात रख रहे हैं या कोई वाक्य बोल रहे हैं तो वहां पे आपको समान वाचन नहीं रखना है, यानी कि एक ही लय में आपको बात नहीं करना है। आपको जहां पे जिन बातों पे जोर देना है वहां पे आप जोर दे के बोलिए, है ना। यानी कि आप जो भी चीजें बोल रहे हैं वहां पे आप स्वराघात और बलाघात की जो है वहां पे आवश्यकता पड़ती है। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई कहानी सुना रहा है और एक ही लय में सुना रहा है कि हाँ जंगल में एक राजा था, ठीक, सॉरी, जंगल में बहुत सारे जानवर थे, वहां पे शेर राजा था। तो इस तरीके से आप बिल्कुल न्यूट्रल होके एक ही लय में कहानी सुनाएंगे तो बच्चों में इंटरेस्ट नहीं आएगा। जब तक आप उसमें मतलब कि जोर नहीं देंगे, शब्दों में कहाँ पे जोर देना है, कहाँ पे लय नीचे करना है, इन सब चीजों का यूज नहीं करेंगे, तब तक उसमें जो है बच्चे क्या होंगे, ऊब जाएंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की तीन श्रेणियां लिखिए। ठीक, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की तीन श्रेणियां लिखिए। तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और आपका ऊष्म व्यंजन। ठीक, ये आपके तीन व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और आपके ऊष्म व्यंजन। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अयोगवाह के तीन प्रकार लिखिए। ठीक, अयोगवाह के तीन प्रकार। तो हाँ, वहां पे आपका विसर्ग था ना, विसर्ग सही है, ये वाला विसर्ग है। ठीक है, उसको अभी मैंने जो कहा अभी क्लियर करा देते हैं। तो ये वाला विसर्ग है। चलिए, अनुस्वार, अनुनासिक और आपका विसर्ग, ये आपके अयोग्यवाह के तीन प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, हस्र के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम लिखिए। तो हस्र के आधार पर अगर हम बात करें तो चार प्रकार के होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ये री। ये आपके हस्र के आधार पर तीन ध्वनियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बलाघात क्या है, ध्वनि विज्ञान के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा, बलाघात शक्ति की वह मात्रा है जिसमें ध्वनि, अक्षर, शब्द अथवा वाक्य का उच्चारण किया जाता है और शक्ति आधिक्य के कारण ही अपेक्षतया अधिक बलाघात युक्त ध्वनि, अक्षर या शब्द आदि आसपास की अन्य ध्वनियों आदि से अधिक मुखर एवं शक्तिशाली होते हैं। कहने का मतलब यह है, बलाघात वो होता है कि जब हम किसी ध्वनि पे, अक्षर पे, शब्द पे या फिर वाक्य का हम उस पे थोड़ा सा जोर लगा के उच्चारण करते हैं, वही आपका बलाघात कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, जिह्वा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कर उनके नाम लिखिए। तो देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको नॉर्मली दे दिया गया है, लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो वहां पे अगर जिह्वा के आधार पे पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा अग्रस्वर, ठीक, पश्च स्वर और आपका मध्य स्वर। ठीक, ये जो संवृत, अर्ध संवृत और विवृत और अर्ध संवृत है ना, ये है आपके मुख के खुलने के आधार पे ध्वनियों का वर्गीकरण। बात आई समझ में। इसको यहाँ पे देख लीजिएगा, जिह्वा के आधार पर अगर हम बात करें तो अग्रस्वर है। ठीक, अग्र स्वर में आपका छोटा अ आता है, छोटी ई आता है, बड़ी ई आता है, ए आता है और आपका ए आता है। और अगर हम बात करें मध्य स्वर में तो मध्य स्वर में आपका अ आता है और पश्च स्वर में आता है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और अ। ठीक, और ये जो आपका संवृत और अर्ध संवृत, विवृत, अर्ध विवृत दिया है ना, ये आपके मुख के खुलने के आधार पे जो है स्वरों का वर्गीकरण है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको समझ नहीं है ना, कंपटीशन एग्जाम में यहाँ पे आपको बारीकी से चीजें समझाई जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, री स्वर का उच्चारण स्थान क्या है। आपका जो री स्वर है इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो री स्वर का जो उच्चारण है वो है आपका मूर्धा। क्या है, मूर्धा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करते हुए उसमें निहित विचारों, भावों एवं तथ्यों को समझने हेतु महत्वपूर्ण बातें बताइए। देखिएगा, वस्तु को जब आप पढ़ते हैं, अनुवाद करते हैं, तो उसमें जो भी आपकी हित, विचार, भाव एवं तथ्य होते हैं उनको समझने के लिए महत्वपूर्ण बातें जो है वो आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहला उचित आसन व मुद्रा, दूसरा है एकाग्रता, तीसरा है धैर्य और चौथा है अर्थबोध और पांचवा है शांत वातावरण। यानी किसी भी चीज को अगर आप पढ़ रहे हैं मौन वाचन यानी मन में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अच्छे से उचित आसन यानी अच्छे से बैठ जाइए, एकाग्र होके पढ़िए, धैर्य के साथ पढ़िए। ठीक है, और वातावरण क्या हो, बिल्कुल शांत हो। चलिए अगला प्रश्न है आपके, वाचन दोषों को दूर करने की विधियां बताइए। यानी कि जो वाचन दोष होते हैं उनको दूर करने की विधियां आपसे पूछ रहा है। तो क्या है विधि, आवृत्ति, पुनरावृत्ति, स्थान परिवर्तन
स्पष्टता और निवारण, यानी कि अगर कोई दोष है वाचन में तो आप आवृत्ति कराइए, पुनरावृत्ति कराइए, स्थान परिवर्तन कराइए, स्पष्टता, निवारण, ये सभी आपकी वाचन दोष को दूर करने की विधियां हैं। ठीक, अगला प्रश्न है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है, यानी कि जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हीं को क्रिया विशेषण कहा जाता है। पहला है आपका राजन दिन भर लिखता है। ठीक, दूसरा है आपका राजन राधा से तेज दौड़ता है। ठीक, तो इसमें क्या है, लिखना है ना, लिखना आपका क्रिया है, तो दिन भर आपका इसकी विशेषता बता रहे कि राजन दिन भर लिखता है। ठीक, राजन राजा राधा से तेज दौड़ता है, दौड़ना क्या है, क्रिया है, और तेज आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका वचन किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी व्याकरण में जिस शब्द से किसी वस्तु के एक या अनेक होने का ज्ञान होता है उसे ही क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है वचन के प्रकार बताइए। तो वचन आपके हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और आपके बहुवचन। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका वो भी दे दिया है कि एक वचन क्या होता है, शब्द के जिस रूप में एक वस्तु का या फिर एक व्यक्ति का होना पाया जाता है वो एक वचन कहलाता है, जैसे लड़का, औरत, मोर, बाघ आदि। ठीक, और दूसरा है आपका बहुवचन, तो शब्द के जिस रूप से बहुत से व्यक्ति अथवा बहुत सी वस्तुओं का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। ठीक, जैसे घोड़े, बालक आदि। चलिए, अगला प्रश्न है आपका सदा एक वचन के लिए प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दों को बताइए। जो हमेशा आपके एक वचन में शब्द प्रयोग होते हैं वो कौन कौन से हैं? अगर हम बात करें आकाश, तो आकाश जो है ये आपका एक वचन है। वर्षा जो है वो आपका एक वचन है। सत्य जो है वो आपका एक वचन है। यानी ये शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होंगे, कभी भी आपके बहुवचन में प्रयोग नहीं होंगे। झूठ, पानी, सहायता, ये सभी शब्द आपके एक वचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है ध्वनि किसे कहते हैं? तो भाषा की इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। भाषा की इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका हिंदी की लिपि का क्या नाम है? ठीक, हिंदी की लिपि का क्या नाम है? तो जो हमारी हिंदी है उसकी जो लिपि है वो है आपकी देवनागरी लिपि। क्या है आपकी, देवनागरी लिपि। ठीक, अगला प्रश्न है आपका व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे आपकी अगर हम बात करें क, तो क का जो हम उच्चारण कर रहे हैं वो हम व्यंजनों सॉरी स्वरों की सहायता से कर रहे हैं। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न है संयुक्त व्यंजन छ किन किन वर्णों के योग से बना है? तो क प्लस स, ये आपका क्या है, जो है ये व्यंजनों के योग से बना है। ये आधा क है। ठीक, यहाँ पे देखिए ये नहीं रहेगा हलन, सिर्फ और सिर्फ क पे रहेगा। संयुक्त जो त्र है ये किन से बना है? तो आधा त प्लस र से मिलके आपका त्र बना हुआ है। ठीक, संयुक्त व्यंजन ज्ञ किन किन वर्णों से योग से बना है? तो इसके नीचे भी हलंत होगा, ज प्लस इ, इसका आपका ज्ञ बना है। ठीक, ये जो बिंदी है आपकी, ये आपकी अनुस्वार बिंदी है। ये जो आपका चंद्र बिंदु है ये आपका क्या है, अनुनासिक बिंदु है। ठीक, अगला प्रश्न है अतिवृष्टि का विलोम बताइए। आपका जो अतिवृष्टि है इसका आपको विलोम बताना है। तो जो आपका अतिवृष्टि है इसका विलोम है आपका अनावृष्टि। ठीक, अतिवृष्टि का विलोम क्या है आपका, अनावृष्टि। ठीक, अगला प्रश्न है अर्वाचीन का विलोम बताइए। तो अर्वाचीन का जो विलोम है वो है आपका प्राचीन। चलिए, अगला प्रश्न है पठन क्या है, पठन के सोपान बताइए। ठीक, पठन क्या है, पठन के सोपान बताइए। तो पठन का अर्थ जोर से क्या होता है, पढ़ना या फिर मौन रूप से पढ़ना। पठन का अर्थ होता है पढ़ना। ठीक, चाहे जोर सस्वर वाचन के द्वारा पढ़ना चाहे मौन वाचन के द्वारा पढ़ना। ठीक, जिसमें मुद्रित सामग्री का अर्थ तथा भाव समझ में आना चाहिए। यानी कि पठन का अर्थ होता है चाहे आप स्वर वाचन पढ़ना चाहे आप मौन वाचन पढ़ना। ठीक, लेकिन जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसका अर्थ जो है वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए, पठन के जो सोपान है वो कौन कौन से हैं? मुद्रित प्रतीकों की पहचान, अर्थ ग्रहण और अर्थ ग्रहण का उपयोग। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षाएं बताइए। यानी कि जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षाएं बताइए। तो क्या है, चित्र पठन है, शब्द पठन है, शाब्दिक पठन है और आपका वर्ण पठन है। ठीक, चलो, अगला प्रश्न है आपका उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत
अपेक्षाएं बताइए। ठीक है, तो क्या है आपका, 1 मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन देख लिए यहाँ पे क्या है। चलिए देखिएगा, अपेक्षाएं बताइए, सही है आपका। यहाँ पे क्या है आपकी, अपेक्षाएं बताइए। तो क्या है, चिंतनात्मक पठन और सृजनात्मक पठन। ठीक। अगला प्रश्न है, उच्चारण के दोष बताइए। तो उच्चारण के क्या दोष है वो आपसे पूछ रहा है। तो रुक रुक कर बोलना, गदगद स्वर में बोलना, दीनता के स्वर में बोलना, गा गा कर बोलना, ठीक, मुख के भीतर बुदबुदाते हुए बोलना, ये सभी आपके उच्चारण के दोष हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का क्या आशय है। तो स्वतंत्र अभिव्यक्ति का जो आशय है वो ये है, लिखित तथा मौखिक दोनों अभिव्यक्ति से। यानी स्वतंत्र अभिव्यक्ति यानी कि आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी आप लिख सकते हैं, चाहे वो आप मतलब लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। ठीक, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का आशय क्या है, लिखित और मौखिक दोनों अभिव्यक्तियों से है। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा शिक्षक किन किन उद्देश्य को ध्यान में रखकर पठन अभिवृद्धि का विकास करता है। ठीक, यानी हिंदी भाषा शिक्षक जो होता है वो किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पढ़ने की अभिवृद्धि का विकास करता है। तो पहला तो ये है कि बालकों में पढ़ने के प्रति क्या हो, आनंद के भावों का विकास करना। ठीक, दूसरा ये है कि बालकों को सृजनात्मकता की ओर प्रेरित करना। ये आपके हिंदी भाषा के जो शिक्षक होते हैं वो इन सब उद्देश्यों को ध्यान में रख के बच्चों को पढ़ाने की अभिवृद्धि का विकास करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, परिवेशीय विषयों पर चर्चा से लाभ बताइए। ठीक, तो परिवेशीय विषयों पर चर्चा द्वारा बालकों के ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, दूसरा है आपका, बच्चे जिज्ञासु होते हैं, उनकी जिज्ञासा को बढ़ाया जा सकता है। अगला है आपका, भाषाई कौशल का विकास होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, स्पष्ट करें। तो मिश्रित वाक्य वे वाक्य हैं जिनमें एक प्रधान वाक्य के साथ एक अथवा एक से अधिक उपवाक्य जुड़े होते हैं। ठीक, जैसे संघ प्रमुख के आते ही सभी स्वयं सेवक खड़े हो गए, उन्होंने देखा कि सभी स्वयं सेवक मुस्कुरा रहे हैं। मैंने आपको बताया है मिश्रित वाक्य का ट्रिक होता है कि कुछ शब्द होते हैं जिनको पहचान के आप मिश्रित वाक्य बता सकते हैं। तो सभी लोग कमेंट करिए, क्योंकि आप सभी को पता है मिश्रित वाक्य आप थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़े हैं, है ना। तो मिश्रित वाक्य के जो शब्द होते हैं पहचानने के, वो कौन कौन से हैं, आप कमेंट करके फटाफट बताइए, देखते हैं कितने बच्चे को चीजें याद है। चलिए अगला प्रश्न है, मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो मूल्यांकन किसे कहते हैं आपको पता है, थर्ड सेमेस्टर में पूरा चैप्टर ही इसी पे है। तो जो कुछ भी टीचर ने बच्चों को पढ़ाया है या जो भी अधिगम की प्रक्रिया पूरी हुई है वो किस स्तर तक पहुंची है, इसकी जानकारी लेना, उसी को जांचना, उसी को आंकना ही आपका मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मौलिक मूल्यांकन किसे कहते हैं। आपका पूछ रहा है मौलिक मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो जो मौलिक मूल्यांकन है वह मूल्यांकन है जिसमें व्यक्ति या विषय वस्तु के मौलिक गुणों या फिर मौलिकता की जांच होती है। ठीक, मौलिक गुणों या फिर मौलिकता की क्या होती है, जांच होती है। अगला प्रश्न है आपका, प्रेक्षात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं। ठीक, आपका जो प्रेक्षात्मक मूल्यांकन है किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, प्रेक्षात्मक गुणों का अंकन ही प्रेक्षात्मक मूल्यांकन है। ठीक, प्रेक्षात्मक गुणों का अंकन ही आपका क्या है, प्रेक्षात्मक मूल्यांकन है। अगला प्रश्न है आपका, संयोग परलोक निरामिष का विलोम बताइए। तो संयोग का विलोम वियोग होता है। ठीक, परलोक का जो आपका विलोम होता है वो लोक होता है, और निरामिष का जो विलोम होता है वो सामिस होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, उन्नति तथा कृतज्ञ का विलोम बताइए। तो उन्नति का जो विलोम होता है वो अवनति होता है, और जो कृतज्ञ का विलोम है वो होता है आपका कृतज्ञ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आज हम लोगों ने 57 क्वेश्चन किया है। इसके बाद के अगले क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी है कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा, और जो बच्चे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि और भी बच्चे हमारे क्लास से जुड़ सके। तो ठीक है, फिर अब क्लास को यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।